नमस्कार साथियों, आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक जो न्यूज में रह रहा है वो है अरावली को लेके। ठीक है, अरावली हिल्स को लेके एक सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया है। उस रूलिंग को लेकर अनेक तरीके के ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जा रहे हैं मीडिया में, या वेरियस जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा उस पर चिंता जताई जा रही है। पब्लिक प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है और एक कैंपेन जो है आप कह सकते हैं कि सेव अरावली कैंपेन भी चल रहा है। अब इतना सब कुछ चल रहा है, इस टॉपिक को हम लोग डीप में स्टडी करें उसके पहले सबसे पहले ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि अरावली का निर्माण कैसे हुआ और क्यों इम्पोर्टेंट है। अरावली देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं माउंटेन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। ये जो है प्री कैम्ब्रियन एरिया में बना था। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे हो, ये क्या है कि फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है जब दो प्लेट्स, आपको पता है कि अर्थ के नीचे जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में आप स्टडी करते हैं कि वेरियस जो अर्थ है वो वेरियस प्लेट्स का बना हुआ है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से अगर कोलाइड करते हैं तो जो हैवी प्लेट होता है वो सबमर्ज करता है, और सबमर्ज करने के बाद फिर वहाँ पर वो वापस मैग्मा के रूप में चेंज होता है नीचे, और फिर वो ऊपर जो है वो उसके जो है आप कह सकते हैं कि ऊपर इरप्ट होके आता है और वो हिल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम लोगों का अरावली हिल्स है, ये दो क्रेटोन, जिसको क्रेटोन बोलते हैं, ठीक है, क्रेटोन, एक है अरावली, दूसरा है बुंदेलखंड, दोनों के टकराने के कारण जो हम लोगों का अरावली जो हिल्स है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये लगभग 2 बिलियन पूर्व ही निर्माण हुआ है। तब से अरावली का आप कह सकते हैं इरोजन बहुत हुआ, हाईली इरोडेड हिल्स है। ठीक है, लेकिन तब भी इसका इम्पोर्टेंट क्या है ये हम लोगों को समझना है। अगर आप लोकेशन देखिए देखिए कि थार डेजर्ट का जो है लोकेशन आपका इसके वेस्टवर्ड पड़ेगा। ठीक है, अब थार डेजर्ट के रहने के कारण आपको पता है कि यहाँ पर सैंड होंगे, ठीक है, या डस्ट होंगे, तो ये अगर विंड के कारण अगर स्प्रेड होगा तो उसके कारण डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। डेजर्टिफिकेशन उसको बोलते हैं कि यानी कि जो जो फर्टाइल लैंड है या प्लेन लैंड है वह भी जो है डेजर्ट का रूप लेगा। यहाँ से अगर एक्सपेंशन होगा, अगर बैरियर के रूप में नहीं काम करेगा तो ये एक्सपेंड होगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर बहुत तरीके का आपको फ्लोरा फौना देखने को मिलेगा, क्योंकि हिल्स है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना, तो ये क्या करता है, एयर को क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलेगा, टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, 22 जो है सेंचुरीज है वहाँ पे, 3 टाइगर रिजर्व है। तो यानी फ्लोरा फौना के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ ही आपको पता है कि जो नदियाँ होती है उसके भी कैचमेंट के रूप में हिल्स काम करते हैं। तो ये भी अरावली का जो है इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब समय के साथ हुआ क्या है, समय के साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ मूव हुए, अर्बेनाइजेशन हुआ, लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ा, और एक डिबेट हमेशा रहता है कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को हमेशा जो भी रास्ता लिया जाना रहता है वो सस्टेनेबल ही लिया जाना रहता है। सस्टेनेबल उसको बोलते हैं यानी कोई भी रिसोर्सेज का उस तरीके से यूज करना कि अभी का यूज हम लोग करें लेकिन हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन भी उससे सस्टेन कर सके। यानी एक ही जनरेशन उसे चीज़ को पूरा कंज्यूम नहीं कर जाए कि हमारे अगले जनरेशन के लिए कोई भी चीज़ लेफ्ट ना रह जाए, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, अब देखते हैं कि जजमेंट में हुआ क्या है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उसमें हुआ ऐसा था कि जो हम लोगों का मिनिस्ट्री था, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है, वो उनके द्वारा एक आप कह सकते हैं कि डिफिनेशन जो है अरावली को लेकर प्रपोज किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट है उनके द्वारा जो है प्रपोज किया गया था कि जो 100 मीटर का है, जिसका जो हाइट है उसको एक स्टैंडर्ड हाइट मान लिया जाए, और उस हाइट से जो नीचे है उनको अरावली का मतलब उसका पार्ट नहीं माना जाए। इसको जो है फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बाद ऐसा हो गया कि कोई भी लैंडफॉर्म जो 100 मीटर से अगर लोकल जो रिलीफ है, लोकल रिलीफ मतलब लोकल जो आपका लैंड है, ठीक है, उससे जो लोकल ग्राउंड जो है, ग्राउंड कह सकते हैं रिलीफ को, लोकल ग्राउंड से जो वहाँ नज़दीकी ग्राउंड है उससे अगर 100 मीटर से कम की दूरी है, हाइट है, तो वो जो है अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये पहला जो है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग में कहा गया। दूसरा यह बात कहा गया कि देखिए
हिल्स क्या होता है, जब निर्माण होता है तो वो कंटिन्यूटी में होता है, कोई भी जब हिल्स बनते हैं ज्योग्राफिकल फिनोमेना में तो कंटिन्यूटी में बनते हैं। तो ये कहा गया कि अगर दो के बीच, दो हिल्स है, अगर इसके बीच 500 मीटर या 500 मीटर से कम का गैप है तब तो वो रेंज माना जाएगा, अगर दूरी अधिक है तो उसका पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये दो चीज़ जो है आपका अभी जो डिफिनेशन हुआ है उसमें ये चीज़ कहा गया। अब साथ ही एक चीज़ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट यह भी बोला कि जितना भी आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया में जो आप जो माइनिंग है उसको कम्प्लीटली बैन किया जाए, यानी कोर एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोर एरिया में आपको प्रोटेक्टेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन आ जाएगा, टाइगर रिजर्व आ जाएंगे, वेटलैंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन जगहों पर जो है आप कंप्लीटली जो है बैन लगा दिया गया। एक्सेप्शन ये बताया गया कि अगर कोई एटॉमिक मिनरल्स है उनको एक्सेप्शन दिया गया, साथ ही कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं या स्ट्रेटजिक मिनरल्स हैं, यानी कि जिनका कि हम परमाणु मिसाइल्स वगैरह में अगर यूज करते हैं उस तरीके के अगर है तो उनको छूट दिया गया। प्लस जो हम लोगों का एक्ट है मिनरल्स वाला MMRD एक्ट जो है 1957, उसके अगर शेड्यूल 7 में अगर नाम है तो उनको एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जो जजमेंट है उसमें है। साथ ही यह कहा गया कि जब तक जो है मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग जब तक नहीं बनता तब तक किसी भी प्रकार का न्यू माइनिंग जो है आपका लीज जो है नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आप कह सकते हैं कैलिब्रेटेड अप्रोच किया गया, यानी कि बीच का रास्ता लिया गया है। बीच का रास्ता इस तरीके से कि किसी भी प्रकार का नया जो है माइनिंग का लीज नहीं दिया जाएगा जब तक कि मैनेज प्लान फॉर सस्टेनेबल आपका माइनिंग नहीं बनता। साथ ही जो पूर्व से जो लाइसेंस थे वो नए सेफ गार्ड के साथ, जो नया जो रेगुलेशन हुआ उसके साथ वो कंटिन्यू करेंगे माइनिंग में, यानी मिडिल पाथ जो है इसमें लिया गया है, ठीक है। यानी तो ये आपका रहा। तो इतने के बाद जो है आपका हुआ ये है कि जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि जो 90% हिमालय आपका अरावली है उसका जो प्रोटेक्टेड जो शील्ड है, यानी कि जब जब अरावली के लिए के अगर अंतर्गत नहीं आएंगे तो जो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ रहता है वो गायब हो जाएगा। और उनका कहना है कि सिर्फ अरावली सिर्फ गायब नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द जो है जो ग्रासलैंड है या फिर वैली है वो सबका पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी वहाँ जो भी इकोसिस्टम है उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसके कारण जो है विरोध देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग शुरुआत में देखें कि किस तरीके से जो है उसको आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस के रूप में। तो पहला इम्पोर्टेंस हम लोग देखे थे कि किस तरीके से डेजर्टिफिकेशन में जो है हेल्प करता है एज ए बैरियर। सेकंड जो है अगर किसी कोई बारिश अगर क्लाइमेट बैरियर, यानी आपको पता है कि बारिश कैसे होती है, अगर कोई भी जो विंड है अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, अगर उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा हाइट पर तो वो क्या होगा, वो जो हवा जिसमें मॉइस्चर है वो ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के साथ क्या होगा कि वो टेम्परेचर कम होगा और वो उस वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा और वो बारिश होगा। तो ये एक तरीके से उस तरीके से भी काम करता है, यानी प्रेसिपिटेशन जो उस एरिया में हो उसके लिए भी काम करता है। साथ ही जो है आपका ईस्टवर्ड जो एक्सपेंशन है उसको भी रोकता है। जो अरावली है इसको लंग्स ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। लंग्स ऑफ द नॉर्थ, लंग्स का क्या काम है? लंग्स का काम है कि जो इम्प्योरिटी है उसको शुद्ध करना। तो सेम काम जो है यहाँ देखें कितना बायोडाइवर्सिटी जो रहेगा वो क्या करेगा, जो भी पोल्यूटेंट्स आएंगे उसको एब्जॉर्ब करेगा और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। इसके कारण अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो जो नज़दीकी जो एरिया है चाहे वो दिल्ली NCR हो, हरियाणा हो, सभी जगह पर आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ेगा और पोल्यूटेंट जो है आपका उसमें से इंक्रीज होंगे और जो हेल्थ डिजीज है एस्थमा है या अन्य तरीके के जो बीमारियां हार्ट रिलेटेड वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपका अरावली का। तीसरा वाटर, हम लोग बताया कि बहुत तरीके का जो नदी होता है उसका कैचमेंट के रूप में काम करता है। अरावली का भी पोटेंशियल ये है कि लगभग 2 मिलियन लीटर्स पर हेक्टेयर जो है उसको रिचार्ज करने का कैपेसिटी जो है इस यहाँ अरावली के है। उसके साथ बायोडाइवर्सिटी, ये लगभग 200 जो बर्ड स्पीसीज है उनका होम है, ठीक है। उसके साथ ही जो है इंडेंजर्ड एनिमल जो है जैसे लिपर्ड है, हाइना है, उनके भी ये घर है। अब देखिए इंडेंजर्ड इसलिए आपको समझना चाहिए, इंडेंजर्ड वो चीज़ है जिनको कि अगर प्रिजर्वेशन नहीं किया गया तो वो गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट रहेंगे, यानी हमारे अर्थ पर वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उस तरीके के जो एनिमल्स हैं उनका
भी कुछ जो एनिमल्स है वो वहाँ पर रहता है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हुआ क्या है कि जो भी फ्रैक्चर्ड जो शील्ड है उसके कारण क्या नुकसान हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस है। देखिए अभी क्या हुआ कि लगभग 12 मेजर ऐसा ब्रीच मिला, यानी जो आप अरावली है उसके बीच में आप कह सकते हैं कि गैप हुआ। गैप के कारण क्या होगा ये आपको देखा जा सकता है, अजमेर से लेकर झुंझुनू करके राजस्थान में जगह है, महेंद्रगढ़ जो है आपका हरियाणा में है, उसके बीच में ये देखा जा सकता है। उसके कारण क्या होगा ना कि अगर इसको गैप मिल जाएगा तो जो डस्ट स्टॉर्म है वो आपको पास हो सकता है, जो भी पोल्यूटेंट से पास हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस आप कह सकते हैं इंक्रीज हो सकता है। तो ये चीज़ हुआ, प्लस क्या हुआ है कि उसके जो आप कह सकते हैं अरावली का जो भी हिल्स है उनके प्रॉपर इलीगल माइनिंग कह सकते हैं या लगातार माइनिंग के कारण जो है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी कम हुआ है, और जो हिस्टोरिकली लेवल अगर आप इसको मानते हैं, ठीक है, अगर ये है तो वर्तमान में आपका ये होगा, यानी जो ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जा रहा है, ये भी एक जो है आपका इशू है। ठीक है, उसके साथ हरियाणा जैसा जो स्टेट है, मात्र वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, इंडिया में पता कि 33% टारगेट रहता है, तो वहाँ पर जो है मात्र 3 पॉइंट जो के अप्रोक्स जो है वहाँ पर फॉरेस्ट बचा हुआ है। तो यहाँ डिफोरेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आपको एसिलरेटेड डिजिटिफिकेशन, यानी जो हम आपसे चर्चा किए कि लगातार जो है सैंड ड्यून्स है या सैंड्स जो है लगातार दूसरे जगह भी फैल रहा है। साथ ही क्या हुआ ना कि डिसरप्टेड आपका वो हुआ है रेन पैटर्न, मतलब कि जो बारिश है उसका पैटर्न भी जो है पहले से चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये इसके कारण भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। ठीक है, अब है कि क्या इस तरीके का जो माइनिंग का इशू है क्या अभी है या पहले से भी चल रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये पहले से बहुत तरीके से चल रहा है। 1985 में ही देखिए एक पिटीशन में जो है पड़ा था जिस कि किस तरीके से जो इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है माइनिंग के कारण वो पड़ा था। ठीक है, तो यानी सुप्रीम कोर्ट का आप के समक्ष ये इशू नया नहीं है, लंबे समय से इस पर जो है वेरियस जजमेंट आते रहे। उसी तरीके से आप देखिए 2003 में क्या हुआ था कि जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है उसके 5 किलोमीटर बॉर्डर तक जो है आपका माइनिंग को जो है बंद कर दिया गया था कम्प्लीटली। ठीक है, अब उसी को आप एक स्टेप आगे जाइएगा, 2009 में ब्लैंकेट बैन लगा है लगभग 448 स्क्वायर किलोमीटर में हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि वहाँ आप जो है माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें यह जो है रोक लगाया गया था कि किसी भी प्रकार के नए प्रकार का माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा, साथ ही जो प्रोसेस है उसको जो है रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल इम्पावर कमेटी को जो है उसका प्रॉपर प्लान बना के जो है पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट क्या अप्रोच लिया है, कैलिब्रेटेड अप्रोच, मतलब मिड पाथ आप कह सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि ब्लैंकेट बैन नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अगर जो है ब्लैंकेट बैन अगर किसी चीज़ पर लगा देते हैं तो उससे इलीगल जो है आपका माइनिंग बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसमें ये हुआ है कि जो हम लोगों का प्लान बनाना है एमपीएस में, वो जब तक नहीं होता तब तक जो है नया किसी प्रकार का माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो पूर्व वाले हैं वो नए सेफगार्ड के साथ कंटिन्यू रहेंगे। तो ये चीज़ कहा गया। साथ ही हम लोग इस बात को चर्चा कर लिया कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल प्लान की बात कहा गया, जब तक नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार का। साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि जो प्लान बनेगा ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनेगा। साइंटिफिक तरीके से कहने का मतलब है उसमें आपका सारा चीज़ जिक्र होगा कि जो कौन सा एरिया है जहाँ पर कि नो माइनिंग एरिया रखना है, कंप्लीटली बैन रहेगा, उस एरिया को प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। कहाँ पर स्ट्रिक्टेड जो है मॉनिटरिंग होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, वो जिक्र होना चाहिए। आपका जो है सेंसिटिव हैबिटेट कौन सा है वो जिक्र होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ के बारे में जिक्र होना चाहिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का भी जिक्र होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किसको कहते हैं, सपोज कि यहाँ कोई एनिमल्स रह रहा है और यहाँ कोई एनिमल्स बीच में रह रहा है, दो आप कह सकते हैं अलग अलग जगह जिसके बीच में गैप है। लेकिन अगर कोई टाइगर यहाँ रह रहा है तो वो अपने हैबिटेट में मान ली यहाँ रह रहा है, लेकिन वो घूम के यहाँ भी जाता है, तो ये बीच का उसको बोलते हैं कॉरिडोर। तो उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा कि क्योंकि उसके हिसाब से जो है रेगुलेशंस बनते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बताना पड़ेगा कि कितना तक माइनिंग किया जा सकता है, वो क्लियरली जो है साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। साथ ही अगर वहाँ पर माइनिंग होता है
तो उसको कैसे रीस्टोर किया जाना चाहिए, रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए, उसके बारे में ये सारा प्लान में जो है डिटेल से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके आगे जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो इलीगल जो माइनिंग होता है उसको रोकने के लिए कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो टास्क फोर्स होता है उसको एम्पावर किया जाए, साथ ही एक फ्रेमवर्क बन जाए ताकि जो है बेहतर तरीके से माइनिंग हो और इलीगल नहीं हो। ठीक है, उसके लिए आगे हम लोग देखेंगे कि ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम को भी मजबूत करने की बात जो है कहा गया। उसी तरीके से स्ट्रिक्ट ओवरसाइट का ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि इको सेंसिटिव जोन है या टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर आप ड्रोन्स का हेल्प लिया जाना चाहिए और अलग जो मॉडर्न जो सर्विलांस मैकेनिज्म है उनका यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निगेटिव में देखिए कि क्या है। ठीक है, निगेटिव में ये कहा जाता है कि जो ये 100 मीटर का जो आपका यूनिफॉर्म डिफिनेशन है, इसके कारण जो भी क्रिटिक्स हैं, एक्चुअली में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसका एक इंटरनल रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से 90% जो एरिया है उस तरीके से जो प्रोटेक्शन जोन है उसके बाहर चला जाएगा, तो इसके कारण आप ह्यूज डैमेज हो सकता है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह इस तरीके से अगर स्टेप रहेगा 100 मीटर का, तो ये जो इलीगल जो माइनिंग करते हैं या जो माइनिंग माफिया हैं वो और इम्पावर होंगे और अधिक से अधिक वो एक्सप्लॉइट करेंगे और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को या फिर कह सकते हैं कि नुकसान होगा। ठीक है, साथ ही कहता है कि ये आर्टिकल जो 21 है उसका भी आपका ये है, मतलब अगेंस्ट आर्टिकल 21 में देखिए ये राइट टू क्लीन एयर का प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट, इस सब का राइट टू लाइफ में जो है किया गया, तो उसके भी अगेंस्ट होगा। क्रिटिक्स के द्वारा यह कहा गया रहा कि ये जो आदेश है ये डेथ वारंट है फॉर अरावली, यानी अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया या रिव्यू नहीं किया गया तो पूरा जो अरावली है वो उसका पूरा इकोसिस्टम जो है आपका जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और या फिर जो हिल्स भी हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा जो है माना गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखें कि किस तरीके से 90% एरिया जो है आपका उसमें आ जाता है अगर हम लोग 100 मीटर वाला को अगर ये लागू किया जाता है। अब है कि इन सारी चीज़ों के बीच गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, ये भी तो पता चलना चाहिए कि क्योंकि गवर्नमेंट का ही मिनिस्ट्री के द्वारा प्लान बनाया गया था जो अप्रूव है। देखिए गवर्नमेंट का मतलब यह तर्क है कि जो ये फ्रेमवर्क बना है ये किसी तरीके से जो प्रोटेक्शन है उसको डाइल्यूट नहीं करता है और गवर्नमेंट का है कि इस डिसीजन से इसके द्वारा जो है इस फ्रेमवर्क के द्वारा इलीगल माइनिंग को कम्प्लीटली हम लोग रोक पाएंगे, क्योंकि वो जो है हम लोगों का मेजर इशू रहता है। ठीक है, उसके साथ ही गवर्नमेंट का कहना है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड हम लोग मॉनिटरिंग बढ़ाए हैं, ड्रोन्स और सैटेलाइट का यूज सर्विलांस के लिए करेंगे, तो उससे भी आप कह सकते हैं कि हेल्प मिलेगा और इलीगल माइनिंग जो है आपका नहीं होगा। साथ ही गवर्नमेंट द्वारा ये बताएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का नया जो है आपका माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा जब तक कि एमपीएसपी जो हम लोगों का प्लान है वो जब तक कि फाइनलाइज नहीं हो जाता। लेकिन वही दूसरे तरफ जो क्रिटिसिज्म है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो कहना है कि 90% जो है लैंडस्केप जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, साथ ही एक क्रिटिक्स का वो भी कहना है कि जो अरावली का जो डिफिनेशन है वो उस तरीके से होना चाहिए कंटिन्यूटी के आधार पर, यानी एक हिल्स जो है उस तरीके से कंटिन्यूटी के आधार पर होना चाहिए, ना कि पीक के आधार। यानी जब फॉर्मेशन होता है तो वो पीक जो है उसका डिसाइड नहीं करता, यानी कंटिन्यूटी के आधार पर डिफिनेशन होना चाहिए, ना कि पीक के आधार पर। पीक कहने का मतलब हाइट के आधार पर डिफिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके कंटिन्यूटी के आधार पर जो है डिफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये क्रिटिक्स के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इकोलॉजिकल जो वहाँ पर है कंटिन्यूटी है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इससे इलीगल माइनिंग और बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज है वो घटेगा। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। ठीक है, और ईस्टवार्ड जो है डिजर्टिफिकेशन आपका बढ़ेगा, इलीगल माइनिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप कह सकते हैं कि जो क्रिटिक्स है उनका तर्क है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष हम लोग देखें। ठीक है, तो ये जो है आपका 4 स्टेट में आपको पता है कि अरावली क्रॉस करता है, उसमें आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली है। ठीक है, तो ये हम लोग उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी अभी तक का स्टडी हम लोग अब कर चुके हैं। ठीक है, मिनरल्स वहाँ बहुत मिलता है, लगभग 70 से ऊपर जो है वहाँ पर मिनरल्स मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका रीजन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं, तो उसमें तो सबसे पहले अगर ये किया जा सकता है कि जो पॉलिसी अभी बना है उसको जो है आपको
रीडिफाइन किया जा सकता है, रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है और वो पुनः जो है आप कह सकते हैं इसमें संशोधन किया जा सकता है। एक स्टेप तो है कि लीगल रिफॉर्म उस तरीके से किया जाना चाहिए। उसी तरीके से जो ग्रीन वॉल है उसको जो है आप उसको रीबिल्ड कर सकते हैं या उसको और उसका जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। देखिए ग्रीन वॉल क्या है एक्चुअली में, एक अफ्रीका में जो है अफ्रीकन ग्रेट ग्रीन वॉल करके कंसेप्ट है, जहाँ की एक लंबे एरिया में जो है एक तरीके से बॉल मतलब दीवार नहीं समझना है, उसको समझना है कि वहाँ ग्रीनरीज लगाए जाते हैं ताकि उसको रीस्टोर किया जाए। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में ये 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 5 किलोमीटर चौड़ाई का। वहाँ क्या होगा कि लगातार जो है आपको वेजिटेशन, फ्लोरा फोना, इन चीज़ों को इनक्रेज किया जाएगा ताकि जो डिग्रेडेड लैंड है उनको रीस्टोर जो है किया जा सकता है, ताकि जो इकोलॉजिकल जो भी वहाँ गैप्स है वो उन चीज़ों को जो है इम्प्रूव हो सके, वो आपका जो भी सैंड डस्ट के कारण जो नुकसान हुआ है वो रिकवर हो सके, एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉल। ठीक है, अब है कि रिगरस इन्फोर्मेंस, जैसा हम लोग डिस्कशन किए कि जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होता है उसको एम्पावर किया जा सकता है। ठीक है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस यानी कि जो है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पॉलिसी बना सकता है और बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो जैसे हम लोग डिस्कशन किए कि स्क्रैप किया जा सकता है, जो अभी डिफिनेशन है उसको। ठीक है, उसमें जो है जो प्रोटेक्शन है उस आधार पर सिर्फ नहीं दिया जाना चाहिए कि सिर्फ उस पूरा जो आप कह सकते हैं टोटलिटी में कंसेप्ट को देखा जाना चाहिए, पूरा इकोसिस्टम के हिसाब से देखा जाना चाहिए कि वाटर रिचार्ज को कितना नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को कितना हो रहा है, ओवरऑल क्लाइमेट पर कितना जो है इम्पैक्ट करेगा, सारे चीज़ों को देख के जो है पॉलिसी बनना चाहिए। सिर्फ माइनिंग के हिसाब का एक एंगल नहीं होना चाहिए, ये भी जो है पॉलिसी मेकिंग में रखा जा सकता है। साथ ही जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्लान है उसको स्ट्रेंथित किया जा सकता है, उसमें जो प्लानिंग है उसमें हम जियो रिफरेंसिंग का यूज किया जा सकता है। जियो रिफरेंसिंग मतलब उसमें क्या होता है कि अगर जियो रिफरेंसिंग का यूज होगा तो जो लीज मिला है, किसी को लाइसेंस मिला है, वो उसी क्षेत्र में माइनिंग कर पाएंगे जिस क्षेत्र के लिए मिला है, ना कि वो अगल बगल। अगर जियो रिफरेंसिंग नहीं रहता तो अगर लाइसेंस मिला तो सपोज कीजिए इस ब्लॉक के लिए मिला, अगर हिल्स इस तरीके से अगर इस ब्लॉक के लिए मिला है तो पता चला इस ब्लॉक में उसका जो है इलीगल तरीके से यूज कर। तो जियो रिफरेंसिंग से क्या रहेगा, पूरा लोकेशन जो है डिजिटल मैप पर रहेगा और वो उस तरीके से आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग भी हो जाएगा, तो उसका आप गलत यूज नहीं हो पाएगा। तो जियो रिफरेंसिंग जो है इसमें यूज किया जा सकता है। साथ ही जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है सिर्फ प्रोजेक्ट के आधार पर नहीं, पूरा ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हम लोग पूर्व में भी डिस्कशन के, जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट लिया जाता है हिली एरिया में या कहीं अन्य जगह भी, तो उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता ही है। तो सिर्फ उसको और क्या है कि होलिस्टिक आप कह सकते हैं उसको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जो है जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको डिफाइन करने का ज़रूरत है, उसको आप कह सकते हैं नोट डाउन करने का ज़रूरत है, वो उसके आधार पर ही जो है लाइसेंस मिलना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी मतलब किसी भी एक जोन का एक मतलब कि कितना माइनिंग किया जा सकता है वहाँ से ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से चल सके, उसी को बोलते हैं उसका कैरिंग कैपेसिटी, ताकि जो है वहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है ना हो, तो ये किया जा सकता है। उसके साथ ही वो भी किया जा सकता है कि जब तक हम लोगों का प्लान नहीं बनता है, एमपीएस में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैनेज्ड प्लान का, अगर वो नहीं बनता तब तक जो है उसको कम्प्लीटली बैन किया जाए और उसके बाद ही अलाउ किया जाए। साथ ही जो पॉलिसी बने वो साइंस बेस्ड रहे, जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज रहे, साथ ही उसका रिव्यू यानी उसको लागू करने के पहले उस पर एक्सपर्ट का ओपिनियन, पीपल्स ओपिनियन, कम्युनिटी का ओपिनियन सब लेके उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तब उससे जो है ज़्यादा आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हम लोग चर्चा कर लिए कि अरावली ग्रीन वॉल, ठीक है, ये जून 2025 में लागू किया है। लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर जो है जो आपका डिग्रेडेड लाइन है, 2030 तक उसका लक्ष्य जो है रखा गया कि उतना जो है उसको रीस्टोर करना है। हम लोग बताया कि ग्रीन वॉल में क्या करना है, वहाँ पर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को इंक्रीज करना ताकि जो डिग्रेडेड लाइन है वो रीस्टोर हो सके। ठीक है, ये डिटेल्स है इसका। अब क्या है कि उसमें हम लोग देखते हैं कि इन्फोर्समेंट यानी डिस्ट्रिक्ट जो टास्क फोर्स रहता है जो माइनिंग को देखता है उसको अधिक एम्पावर करने का ज़रूरत है। ठीक है, और डेडिकेटेड फोर्स होना चाहिए ताकि माइनिंग किसी भी स्थिति में इलीगल तरीके से ना हो सके। अब
उसी तरीके से ओवरसाइट में जो है ड्रोन्स है, सैटेलाइट्स है, इन चीज़ों का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, अब उसके आगे भी और कुछ चीज़ें किया जा सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से, यानी केंद्र और राज्य सरकार आपस में जो है कोऑर्डिनेशन बने, फंडिंग हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र उस तरीके से हो ताकि उस जो रीजन्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से भी जो है वो चीज़ें कराई जा सकते हैं। कहने का मीनिंग हुआ कि सेंटर और स्टेट दोनों उसको आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली से लेकर टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में हेल्प करे ताकि अरावली का जो है आप कह सकते हैं सेव हो सके। साइंस बेस्ड अप्रोच हम लोग चर्चा कर लिए, इसको डिटेल से चर्चा की कि प्लान में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। उसी तरीके से इंडिया जो है ना एक ग्लोबल आप कह सकते हैं एक कमिटमेंट है। इंडिया एक्चुअली में एक कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसका मेंबर है। इस ट्रीटी का पर्पस ही यही था कि डिजर्टिफिकेशन को रोकना है, अधिक या मिनिमाइज करना है अधिक से अधिक, ठीक है। तो उसमें इंडिया उसका मेंबर है, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से बाउंड है कि डिजर्टिफिकेशन ना बढ़े और अधिक से अधिक वेजिटेशन को लगाएं। तो अगर हम लोग उस एक्शन प्लान के तहत भी अगर हम लोग एक्शन लेंगे तो आप कह सकते हैं कि उसको हेल्प होगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल्स है उसको भी हम लोगों को ज़रूरत है कि ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए कोई चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है तब तो हम लोग उसके अनुसार से डिसीजन लेंगे, लेकिन हमको अगर ये लग रहा है साइंटिफिकली नोट नहीं भी प्रूवन है कोई चीज़, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डैमेज हो जाएगा जिसको कि वापस करना मुश्किल है, तब हमको वो प्रिकॉशन के रूप में जो है उसको स्टेप ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग वेरियस जो उसके साथ ही जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनका भी ओपिनियन जो है लिया जाना चाहिए। उस एरिया में जो है ट्रेडिशनल जो वाटर सिस्टम जो है जैसे टंकाज करके है, तो उसको आप रिवाइव कराने का ज़रूरत है। इंटरनेशनल जो भी हम लोगों का एग्रीमेंट है, इवन सीसीडी है, पेरिस क्लाइमेट है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है, सब चीज़ों पर हम लोगों को एक्शन लेने का ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में कंक्लूड क्या कर सकते हैं? देखिए लास्ट में हम लोग यही कह सकते हैं कि ये जो अरावली है वो आप कह सकते हैं कि एक मैप पर सिर्फ हिल्स नहीं है, उस तरीके का आप सिर्फ इसको नहीं सोचना। एक आपका एक जो है जीता जागता एक लिविंग जो है इकोलॉजिकल सिस्टम है जो कि नॉर्थ इंडिया को हेल्प करता है सस्टेन करने में, ठीक है। स्पेशली अब लंग्स ऑफ जो है नॉर्थ इंडिया इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन है सिर्फ हाइट के आधार पर हो या अन्य वेरिएबल्स फैक्टर इसमें कंसीडर किया जाना चाहिए, इस पर रिव्यू किया जा सकता है। इसमें पिटीशन जो भी है सुप्रीम कोर्ट में जो है किया जा सकता है, और जो भी संबंधित स्टेक होल्डर्स है वह जो है उसमें एक आप कह सकते हैं रीजनेबल डिसीजन जो है या रीजनेबल एक्शन प्लान जो है बनाया जा सकता है, ताकि जो है हम लोग जो है एक ऐसे फ्यूचर की बात कर सकते हैं जो कि हैबिटेबल हो, वहाँ लोग रह सकें, वाटर सिक्योर हो यानी कि पानी का दिक्कत नहीं हो, और रिजिलियंट हो, जो क्लाइमेट चेंज के कारण इतना इम्पैक्ट हो रहा है उससे रिजिलियंट रहे। इसमें जो आपका अरावली है इसका बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, ठीक है। स्पेशली आप न्यूज़ में देखते हैं कि किस तरीके से पूरा दिल्ली जो है एयर पोल्यूशन से खुद ही जो है जूझ रहा है। तो ऐसे में अगर अरावली का अगर जो आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर डैमेज होता है तो और अधिक जो है चीज़ें बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि एक ऐसा एक्शन प्लान बनाए जाने का जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो है चाहे वो एक्सपर्ट हो, आपका सरकार है या फिर जो कम्युनिटी है, सभी एक साथ आएँ और एक बढ़िया जो है ना एक्शन प्लान बनाए। तो ठीक है, तो ये हम लोग डिटेल से इस टॉपिक को कवर किए हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के व्यू से आपको मेंस है या फिर इंटरव्यू है, दोनों में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहेंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इस चैनल पर अगर आप वीडियो लगातार देखते हैं तो काइंडली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है इसको शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिए ताकि जो हम लोगों का यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव है निगेटिव है उसके बारे में हम लोग जान सकें और आने वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।